जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वादे के मुताबिक हर रविवार जैसे आपके साथ वादा है कि हम किसी शख्सियत को आपके साथ मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या योगदान है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नई इन्वेंशंस हो रही है, क्या नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जब कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड मोटिवेट कर सकें। तो कुल मिला के जो हमारा ये संडे का प्रोग्राम है, ये फुली डेडिकेटेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। तो आज के शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हालांकि मैं लंबे अरसे से इनको चेज कर रहा था, लेकिन बहरहाल अभी मुझे टाइम मिला है कि इनके बारे में बात कर सके। आप सभी इनके कामों से पूरी तरह से परिचित है और ये किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे रितिका साहनी मैम से, जो कि त्रिनैनी की फाउंडर हैं। उनके इनिशिएटिव्स के बारे में आप जानते होंगे और बहुत सारे जो हमारे नए लिसनर्स हैं तो उनके साथ हम शेयर करेंगे। उन्होंने एक गेम किट तैयार की है डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन के लिए। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा भी उनके जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। रितिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच दानिश। चेज आप कर रहे थे, लेकिन इस बार फोन मैंने किया था, ये भी बता दो अपने श्रोतागण को। बिल्कुल। आपके सब श्रोतागण को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और शुभकामनाएं। थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं रितिका मैम, और साथ ही साथ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बड़ा कैची है, त्रिनैनी, ये कैसे आइडिया आपके माइंड में आया और ये कब स्टार्ट की थी आपने? दानिश, मैं कलकत्ते में पली बड़ी हूँ और वहीं मैंने पढ़ाई की है। बीएड डेफ एजुकेशन करने के लिए बॉम्बे आई थी कलकत्ते से 1 साल के लिए, और फिर वापस जाके वहाँ मैंने 2 बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ काम किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी और ओरल स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन। इन 2 संस्थाओं के साथ काम शुरू किया। और उस वक्त क्योंकि मैं गाती भी हूँ, एक सिंगर परफॉर्मर भी हूँ, तो मैंने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ते में, वहाँ मास्टर्स किया म्यूजिक में, क्योंकि मैं बधिर बच्चों को म्यूजिक पढ़ाना चाहती थी। वो एक मन में ठाना हुआ था, तो इसलिए मैंने मास्टर्स किया म्यूजिक में। और इन 2 संस्थाओं के साथ काम करते करते शाम को हर रोज अपने क्लिनिक में मैं उन बच्चों के साथ काम करती थी जो बधिर थे लेकिन रेगुलर स्कूल में जाते थे, और उनको मैं सपोर्ट देती थी। कलकत्ते से ये कारवां शुरू हुआ डिसेबिलिटी क्षेत्र में काम करने का, और फिर 99 में मैं मुंबई आ गई। और मुंबई में आई संगीत के लिए। मैं सोनी म्यूजिक की डेब्यू आर्टिस्ट हूँ इस कंट्री में, भारत में। तो आई तो म्यूजिक के लिए थी, लेकिन क्योंकि संबंध विकलांगता के क्षेत्र में गहरा था, इसीलिए यहाँ आकर मैंने स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो अब अडेप्ट है, वहाँ ज्वाइन किया। और गाने भी गा रही थी, इस क्षेत्र में काम भी कर रही थी, शो करने के लिए भारत के अलग अलग शहरों में जाती थी, इंटरनेशनली जाती थी। और हमेशा मन में ये एक विचार आता था कि जब भी कोई शो करो, जब भी कहीं जाओ, कोई विकलांग व्यक्ति क्यों नहीं दिखता? अगर हमारे देश के 10% एस्टिमेटेड 10% व्यक्ति विकलांग हैं, तो वो दिखते क्यों नहीं है कहीं? और हमेशा चाहे कहीं भी शो कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने कहीं ना कहीं अपने इस प्रोग्राम में एक वाक्य तो घुसाई देती थी कि मैं इस क्षेत्र में भी काम करती हूँ। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देती थी अपने ऑडियंस को। और तुम यकीन मानो, हर शो में या हर दूसरे या तीसरे शो में, शो के बाद पीछे आके मुझसे कोई मिलता था ये कहने के लिए कि हाँ, मेरे परिवार में भी विकलांग है, या मेरी बहन विकलांग है, या मेरा बेटा विकलांग है। और मैं उनसे बात करती थी कि आज परिवार फैमिली डे है, तो आप उनको क्यों नहीं लाए? तो मुझे लगा कि विकलांगता के क्षेत्र में तो सभी काम करते हैं, और सबका यही उद्देश्य यही है कि जो हमारा बच्चा है या जो अडल्ट है, वो सबकी तरह अपना जीवन व्यतीत करे, उसको शिक्षा मिले, उसे काम मिले, वो शादी करे, उसके बच्चे हों, वो टैक्स दे, वो एक नागरिक जैसे अपना जीवन व्यतीत करे, जैसे लोग बाकी लोग करते हैं। लेकिन मुझे लगा, और मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि त्रिनयनी किस तरह से उसका जन्म हुआ, उसके पीछे ये ही कारण थे कि मुझे लगा कि अगर 10% जो लोग हैं जो विकलांग हैं, अगर उनकी जिंदगी को सुधारना है, अगर उनकी जिंदगी में सुधार आना है, तो वो तभी आ पाएगा
जब 90% जो विकलांग नहीं है, लेकिन हर डिसीजन जो होता है वो बनाते हैं। एक प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि बच्चा मेरे स्कूल में एडमिट होगा कि नहीं। एक एम्प्लॉयर जो विकलांग नहीं है वो डिसाइड करता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं वो अक्सर जो लेते हैं वो अक्सर विकलांग नहीं होते। तो मुझे लगा कि उन तक विकलांगता की बातें पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो अपने डिसीजन मेकिंग में विकलांग लोगों को एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी देने के लिए और सिर्फ डिसेबिलिटी अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने के लिए मैंने त्रिनयनी की स्थापना की 2006 में। और जैसे कलकत्ते में पली बड़ी हूँ, तो क्यों रहती मैं मुंबई में हूँ, काम सारा मुंबई से होता है, लेकिन त्रिनयनी दानिश बंगाली में इसे कहते हैं त्रिनयनी, मतलब जो तीसरी आंख है, जो दुर्गा, शिवा या काली। और त्रिनयनी इज डिनोट्स कॉन्शियसनेस, डिनोट्स डूइंग द राइट थिंग। तो और ये भी कहा गया है कि दुर्गा के 10 हाथ थे और उस 10 हाथ से उसने इनजस्टिस को फेस किया, तो जब शुरुआत हुई त्रिनयनी की, तो सारा काम जो था हम 3 ट्रस्टीज मिलकर करते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि हम लोगों का परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं, उनकी सोच चेंज करना चाहते हैं, उनका दृष्टिकोण चेंज करना चाहते हैं, तो संस्था का नाम भी त्रिनयनी रखेंगे। ग्रेट। तो आप नॉन डिसेबल्ड हैं, तो इतना पैशन डिसेबिलिटी के लिए, कोई खास वजह इसकी? नहीं दानिश, खास वजह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैशन, और मैं ये कॉम्प्लीमेंट मान रही हूँ आपकी तरफ से, अगर आपने मुझे पैशनेट कहा। ये पैशन सबको दिखाना पड़ेगा दानिश, तभी चेंज आएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको कैसे लगा कि मेरे को डिसेबिलिटी के लिए काम करना है? मतलब आई थिंक डिसेबिलिटी, एग्जैक्टली डिसेबिलिटी नहीं था, तो वो शुरुआत फिर मैं जब पढ़ रही थी, जब मैं 11-12 कर रही थी, तो वॉलंटियरिंग करने का मुझे एक मौका मिला, जो मैंने तब कलकत्ते में, अब तो बहुत बड़ी संस्था है मनोविकास केंद्र कलकत्ते में, तब वो एक छोटे से स्कूल में स्थित थी, और वहां मैं क्लास 12 के बाद मैंने वॉलंटियरिंग की 6-7 महीनों के लिए। और उस वक्त मुझे उन बच्चों के साथ समय बिताना था जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में थे। तो वो 6 महीना मैंने किया, और फिर मैं अब फिर पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ाई शुरू होने के बाद जब ग्रेजुएशन खत्म की, तब तक मनोविकास केंद्र किसी और जगह शिफ्ट कर गई थी, और वहां मनोविकास केंद्र में मैं जब आना जाना करती थी, तो उसके बगल में ही एक स्कूल था जो बधिर बच्चों को पढ़ाता था, और उस स्कूल में अमेरिकन साइन लैंग्वेज में बात होती थी। और जब भी मैं मनोविकास केंद्र जाती थी, रास्ते में कुछ बच्चों को देखती थी, मतलब कि अपने हाथों को हिलाकर, मतलब कि ठहाके मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अचानक फिर मैंने एक दिन देखा कि वो किसी मैडम के साथ बात भी कर रहे हैं। तो मैं बड़ी फैसिनेटेड हो गई कि ये क्या भाषा है, ये किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी एक दूसरे से हाथ पैर, तब तो पता नहीं था क्या था, हाथ हिला के बात करते हैं, और फिर कभी किसी से बातचीत करते हैं। तो एक दिन मैं उस स्कूल के अंदर घुस के मैंने उनसे ऐसी बातें शुरू की, और फिर पता लगा कि ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। और दानिश, आई थिंक उस समय जिंदगी में कभी कभी होता है ना कि आप यू फ्लो विद द टाइड, जो आ गया उसे आपने इंटेग्रिटी के साथ उसको अपना लिया। तो उस वक्त उस स्कूल की जो लीडर थी, आई थिंक उनका ही देन है ये, उन्होंने मुझे अचानक कहा कि तुम क्या इसके बारे में पढ़ना चाहती हो ज्यादा? तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्या किया जा सकता है? तो उसने कहा नहीं, तब ऑफकोर्स अली अवर खाली 4 इंस्टीट्यूट ही थे, मतलब अली अवर का कोई रीजनल सेंटर तब तक नहीं खुला था, बॉम्बे ही आना था। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम करना चाहती हो तो हम तुम्हें वेस्ट बंगाल से नॉमिनेट करेंगे और तुम जाकर अपना बीएड कर सकते हो। एंड आई सिंपली अग्रीड बिकॉज आई थॉट इट वाज, मैं जब गाती भी हूँ दानिश, तो कम्युनिकेट करती हूँ, अल्टीमेटली आई एम अ कम्युनिकेटर। तो गाने से कम्युनिकेट कर रही हूँ, या स्पीच से कम्युनिकेट कर रही हूँ, या साइन लैंग्वेज से कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये एक एक्सटेंशन था।
और कोई पर्सनल रीजन नहीं था, बट उसे मैंने अपना पर्सनल रीजन बनाया। ग्रेट, सो इंस्पायरिंग। अब इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक चल रहा है, स्ट्रेस लेवल हाई है। इस बीच में आपने एक बहुत ही अच्छी गेम किट लॉन्च की है ताकि लोग गेम्स खेल सकें, एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बन सके, और गेम के साथ साथ आपने ऐसे प्रावधान किए हैं कि लोगों को जागरूकता भी मिले। तो एजुकेशन प्लस गेम, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपने की है स्ट्रेस के टाइम पे, ताकि लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकें और थोड़ा सा एंटरटेन हो सकें। इसके बारे में बताएं कि ये गेम किट क्या है, कब आपने लॉन्च की, और कौन कौन सी गेम्स इसमें हैं, और कैसे हम उसे खरीद सकते हैं। दानिश, कुछ साल पहले 2015-2016 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो 4 स्कूल थे, पुणे, पटना, लुधियाना और कोयम्बटूर में, हम उन्हें कन्विंस कर पाए थे कि वो एक साल, पूरा एकेडमिक ईयर, मैंने उनके लिए एक डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन कैंपेन डिजाइन किया था। उसका नाम था सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, द डिफरेंसेस इन नोइंग। और उस एक साल में, क्योंकि वो भी पहली बार इस देश में हो रहा था, मुझे बहुत तरह के चीजों को, बहुत तरह इनोवेशंस करने पड़े, स्ट्रेटजीज। ये मैंने अपनी एक और हमारी फ्रेंड है पद्मा शास्त्री, उनके साथ मिलकर किया। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़े ताकि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन तक डिसेबिलिटी अवेयरनेस की जो प्रिंसिपल्स हैं या जो जागरूकता है वो पैदा हो। वर्कशॉप्स तो होते ही थे। तो उस वक्त बातचीत चल रही थी कि गेम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। और हमने एक तो गेम उस वक्त किया जिसको हमने स्नेक्स एंड लैडर का एक 10 बाय 10 फीट फ्लेक्स बनाया, जो बच्चे क्लासरूम में खेल सकते हैं और बच्चे पॉन बनकर खेल सकते हैं। और उसमें जो स्क्वायर्स थे उसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी जिसके आधार पर कुछ जागरूकता पैदा होती। तो ये गेम किट की नींव उस वक्त पड़ी। तो इसको लगे 2-3 साल लगे बनने में, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गेम किट बना है। इसमें बहुत सारा रिसर्च किया है, पायलट स्टडीज हुए हैं लोगों के साथ बैंगलोर, मुंबई और कोलकाता में। और ये बताना जरूरी है दानिश के त्रिनयनी हर विकलांगता के साथ काम करती है। बिकॉज जब आप जागरूकता की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, मैंने पढ़ाई की होगी डेफ एजुकेशन में, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ एज अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, तब हर विकलांगता की बात होती है। और मेरे मन में ये बात तय थी कि जो गेम किट बनेगा वो भी इसको दर्शाएगा। इट विल बी अ गेम किट विच विल टॉक अबाउट डिफरेंट डिसेबिलिटीज। तो गेम किट इट्स अ बिग गेम किट, 2 kg वजन है इसका। उसमें 6 गेम किट्स हैं, कार्ड गेम किट्स हैं, एक वर्कबुक है जिसमें ओरिजिनल स्टोरी है, एक नैन्सीज मूव टू दिल्ली, और वर्कशीट्स हैं, और आंसर बुकलेट है। इस आंसर बुकलेट के लिए दानिश हमें और 6-7 महीने लग गए, क्योंकि हम जब इस 6 गेम्स को लेकर अलग अलग लोगों के साथ हमने इस गेम को खेला, प्रिंसिपल्स के साथ, नाना नानी के साथ, प्ले थेरेपिस्ट के साथ, कॉर्पोरेट के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन कभी कभी कुछ गेम्स में, कुछ जगह में, कुछ सेशंस में लोग कुछ ज्यादा जानना चाहते थे कि रितिका, ये जो कार्ड में लिखा है इसका मतलब क्या है। चाहे वो ब्रेल स्लेट हो, चाहे वो प्रोस्थेटिक डिवाइस हो, चाहे वो नॉन स्किड फ्लोर हो, अलग अलग चीजें थी। तो हमें लगा कि ये गेम किट अधूरा रह जाएगा अगर हम इसमें एक आंसर बुकलेट ना डालें। तो हमने इस आंसर बुकलेट को लिखना शुरू किया। मतलब इस 6 कार्ड गेम्स के जितने गेम किट में जितने कार्ड्स हैं, कार्ड्स में जितना कुछ लिखा हुआ है, हर चीज के बारे में 4-4 लाइन हमने उस आंसर बुकलेट में डाली। अब 6 गेम किट को अगर मैं आपको बताऊं और आपकी श्रोतागण को ये भी बता दूं कि गेम किट का एक ट्यूटोरियल भी हमने बनाया है, एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया है जो त्रिनयनी के यूट्यूब चैनल में आप सबको मिलेगा। गेम किट का अनबॉक्सिंग वीडियो और ट्यूटोरियल। लेकिन अभी भी बता देती हूँ। तो 6 गेम्स में एक गेम था दानिश, बैरियर बिगॉन, जिसका उद्देश्य था कि हमारे विकलांग बंधुओं के जीवन में, और विकलांग तो है ही, इवन इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ाया है कि खाली विकलांग लोग नहीं, जो विकलांग नहीं है वैसे भी 4-5 बैरियर्स मैंने रखे हैं जो सब
सबको बैरियर्स लगते हैं, चाहे वो आप विकलांग हो या ना विकलांग हो। तो द गेम इज के बैरियर्स हैं और उसके साथ उसके सॉल्यूशंस हैं और आपको उसे मैच करना है। गेम खेलते खेलते अचानक दानिश एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। कुछ बच्चों ने अब पहली बार खेल रहे थे तो उन्होंने सॉल्यूशन कार्ड नहीं देखा होगा और बैरियर को देखते ही अपना एक सॉल्यूशन दे दिया जो कि सही था, लेकिन हमारे सॉल्यूशंस में नहीं था। इसीलिए हमने दिस इज व्हाट R&D इज ऑल अबाउट। इसीलिए अब बैरियर बिगॉन का जो फाइनल गेम है उसमें हमने 4 कार्ड्स ऐसे भी डाले हैं जिसमें लिखा है यू कैन कम अप विद योर ओन सॉल्यूशन। तो अगर उनके पास उनके खुद के सॉल्यूशन है तो यू नीड टू अलाउ देम टू बी क्रिएटिव। तो दिस गेम इज अबाउट मैचिंग बैरियर विद सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस को सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं दिया है, बैरियर्स को हमने सिर्फ बैरियर लिखा है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ हमने उसको डिस्क्राइब किया है कि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है। दूसरा गेम है, आप अच्छी तरह जानते हो दानिश के, और ये मैं हमेशा अपने नॉन डिसेबल्ड फ्रेंड्स को कहती हूँ कि आप शायद कुछ ज्यादा ना कर पाएं, लेकिन अपनी भाषा को तो आप उस पर नियंत्रण आप कर सकते हैं, उस पर आपका कंट्रोल है कि आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं और कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस भाषा के आधार पर एक गेम बना है से दिस नॉट दैट। और जैसे टाइटल है, इसमें हमने 12 इनएप्रोप्रिएट फ्रेजेस दिए हैं और हर एक इनएप्रोप्रिएट फ्रेज के साथ आपको 3 एप्रोप्रिएट फ्रेज मैच करने हैं। अब जो 6 गेम कार्ड गेम्स हैं दानिश, एक सॉर्टिंग है, एक मैचिंग है, एक स्पीड कार्ड गेम है, एक बिंगो है, एक है डू यू नो जो एक बड़ा पॉपुलर गेम है ऊनो, उस पर आधारित है, एक है बिंगो इंक्लूजन बिंगो जो पॉपुलर हाउसी है उस पर आधारित है। तो हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ा कि हर गेम अलग लगे ताकि जब कोई खेल रहा हो जिसे स्क्रैबल्स और मोनोपोली खेलने की आदत हो। ये अलग बात है कि इस गेम में वो खेल कर जीतेगा भी 2 तरीके से, एक तो जीतेगा और दूसरी उसकी ही विल बिकम वाइजर, ही विल बिकम स्मार्टर, he or she will become kinder। तो गेम किट के बारे में तो बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ, लेकिन गेम किट लॉन्च कर दिया हमने और इसको त्रिनयनी से ही आपको यू विल गेट इट फ्रॉम त्रिनयनी। मैंने एक पोस्टर बनाया है और मैं आपके साथ वो पोस्टर शेयर कर दूंगी। गेम किट के साथ एक वर्कशॉप भी है और अगर आप वो वर्कशॉप लेते हैं जिसका एक फी है, उसके साथ 2 गेम किट में हम फ्री में दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेम किट चाहिए तो वो 1500 रुपए का है जो पार्सल शिपिंग इंक्लूडेड है। और अब क्योंकि लॉकडाउन और पैंडेमिक का वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो पोस्टल सिस्टम है, वेरी एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, वो चल रही है। तो सारे जो गेम किट जो भी ऑर्डर कर रहे हैं वो उन्हें मैं पार्सल कर रही हूँ। तो ये आपके उड़ान के श्रोतागण से ये निवेदन है कि आप में से जो इसे लेना चाहें वो तो ले ही सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अपने जो बंधु बांधव हैं, जो विकलांग नहीं हैं, जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उन तक ये सूचना दी जाए कि खेल खेल में कुछ सीखा जाएगा और खेल खेल में आप एक सेंसिटिव, केयरिंग, टॉलरेंट, एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग इंसान बन पाएंगे इफ यू प्ले त्रिनयनीज टुवर्ड्स इंक्लूजन गेम किट। एब्सोल्युटली, आपने सब बताया, बहुत अच्छे से बताया और अभी दिल कर रहा है कि मंगवा के खेल ले हम इस गेम को जिस तरह से आपने बताया है। लेकिन आप थोड़ा सा लिसनर्स को बताएं कि त्रिनयनी से कैसे खरीदनी है उन्हें, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो दानिश, त्रिनयनी यूट्यूब चैनल में जो अनबॉक्सिंग वीडियो है, अनबॉक्सिंग वीडियो के अंत में मेरा नंबर दिया हुआ है और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ भी अपना नंबर दे सकती हूँ। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है ritika@trinayani.org, ritika@trinayani, TRINAYANI.org। अगर आप मुझे मेल भेजें और गेम किट के बारे में जानना भी चाहें तो हमारा एक मेल है जो मैं आपको भेज दूंगी। हमारा जो त्रिनयनी का जो बैंक डिटेल्स हैं वो उस अनबॉक्सिंग वीडियो में भी दिया हुआ है और मैं भी अगर कोई मुझे मेल भेजता है तो आई विल शेयर दी त्रिनयनी बैंक डिटेल्स। आप एक बार 1500 रुपए ट्रांसफर करते हैं, उसके साथ साथ आपको अपना एड्रेस भेजना है और हम
मुंबई से आपको ये किट पार्सल में भेज देंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहें तो मेरा नंबर है 9769357390। दैट्स ग्रेट। आई थिंक तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे, और अगर आपके पास वो वीडियो है तो हम अपने रेडियो पे भी चला सकते हैं, ऑडियो अगर आप हमें देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस को बढ़ा सके और लोगों तक इस जानकारी को लेके जाएं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा बताएं कि जब आपका R&D चल रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जब आपने ये स्कूल वालों के साथ किया, बच्चों के साथ किया, तो किस तरह के फीडबैक आए? What was the most satisfying moment for you? This is a good question, Danish. So, जैसे मैंने कहा कि 3 शहरों में अलग-अलग तरह से हुआ। मुंबई में मेरे ही बहन का एक लड़का है जो 13 साल का है, और उसको मैंने कहा कि तुम अपने दोस्तों को बुला के लाओ और लेट्स प्ले द गेम। तो उस वक्त स्पेशली ये जो डू यू नो वाला जो गेम था, अगर कभी आपने वो गेम अगर देखा तो एट द मोमेंट डू यू नो जो खेल है वो ऐसा है कि जैसे आप, इट्स अ मैचिंग गेम, आप ताश 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, एक ने कार्ड फेंका और दूसरे को उस कार्ड में के रंग के अनुसार या उस कार्ड में एक कैटेगरी लिखी हुई है, डिसेबिलिटी अवेयरनेस की कैटेगरी, उस कैटेगरी के अनुसार आपको मैच करना है और उसको अपने कार्ड को फेंकना है। और डू यू नो का है कि जिस इंसान के पास या बच्चे के पास कोई कार्ड नहीं बचा एंड में, वो विनर होगा। अब जब ये बच्चे खेल रहे थे तो उस वक्त जो कैटेगरी थी ताश, अगर जो आपके जो श्रोतागण है, जो ताश का पत्ता होता है, ताश का जो एक पत्ता है उसके नीचे हमने कैटेगरी लिख दी। अब आप जब ताश को उठाते हैं हाथ में और ताश को सजाते हैं हाथ में, तो नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई देता, वो छिप जाता है। तो जब वो खेल रहे थे, अचानक किसी ने, व्हाट अ वंडरफुल सजेशन, अचानक किसी ने कहा कि आंटी आपने तो कहा है कि ताश को हाथ में रखना है, लेकिन अगर हम हाथ में रखेंगे तब तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें नीचे रखना पड़ रहा है। तो मैंने कहा बात तो सही है, तो क्या किया जाए? तो उसने कहा आप इसको कार्ड की लेफ्ट वर्टिकल कॉर्नर में क्यों नहीं लाती? व्हाट अ ब्रिलियंट सजेशन दैट वाज। हमने उस लाइन को, आई मीन द लाइंस वर 10 कैटेगरीज थे, वैल्यूज, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, मूवीज, स्पोर्टिंग इवेंट्स, बुक्स, अचीवर्स। अब ये जो है, अब जो डू यू जो फाइनल बना है वो इनके सजेशन को लेते हुए कार्ड के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वर्टिकली लिखा गया है। तो आप जब कार्ड को अपने हाथ में सजाते हैं, जब भी आप कोई भी ताश का गेम खेल रहे हो, चाहे वो रमी हो चाहे वो फ्लैश हो, तो वो आपको रंग तो दिखाई देता ही है और वो भी आपको बड़ी आसानी से दिखाई देता है। आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट सजेशन गिवन बाय दीस 13-year-olds। जैसे ये गेम इंक्लूसिव है तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मतलब ये ब्रेल में है? नहीं। सो दानिश, ये एक बहुत बड़ा किट है और मेरे जहन में त्रिनयनी में हम जितना भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज मुझे करना पड़ता है। आप जानते हो कि हम बहुत सारे इंक्लूसिव इवेंट्स भी करते हैं। अब ऑनलाइन में जब इंक्लूसिव इवेंट शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे इंक्लूसिव इवेंट हैं जिन्हें हम अपने जो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ नहीं खेल पाए, क्योंकि हम उसे किसी भी तरह से एक्सेसिबल नहीं बना पाए अपने फ्रेंड्स के साथ। उसी तरह से ये जो कार्ड गेम है, एक एक कार्ड में जो ताश है उसमें ब्रेल का लिखना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसका समाधान मैंने एक अलग रूप से किया है। ये जानकर खुशी होगी तुम्हें कि क्योंकि ये पैंडेमिक लॉकडाउन है, हमने सारे कार्ड गेम्स को डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। जब ये डिजिटाइज होगा तब ये ब्रेल में भी मिलेगा, बिकॉज देन इट बिकम्स इजी। ब्रेल में मैं कह रही हूँ, तब ये आपको एक ऑडियो के रूप में भी मिलेगा। लेकिन ब्रेल में करने के लिए एक ताश, जस्ट वन कार्ड गेम, वी हैव डिसाइडेड टू डू इट इन ब्रेल, बिकॉज उसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, उसको हम ब्रेल करेंगे भी तो उसमें अटक जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हो कि ब्रेल में जब लिखा जाता है तो यू नीड मच मोर स्पेस देन regular writing. So one card game is allowing us to do that. So we have started talking to our friends at
NAB to see whether that can be made into braille, which means along. अभी जो ये game kit है, it is not for the blind. It is not for the blind. It is not primarily for people with disabilities. It is for non-disabled people. However, this is again a very good question. However, at this point of time, Danish, because of the pandemic and we are not being able to reach out to regular schools तक हम नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वो सारे बंद हैं, तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स तो मैंने शुरू किए ही हैं. ऑनलाइन में उनको किट दिखाती हूँ और किट के बारे में बताती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ और फिर किट उन्हें कुरियर किया जाता है. लेकिन जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस द कंट्री जो शायद पूरी तरह से एडवोकेसी पर काम नहीं करते, लेकिन एडवोकेसी भी उनका एक इनिशिएटिव होता है. तो उन सब एनजीओस में आई विल बी वेरी हैप्पी टू से कि कम से कम 30-35 जो हमारे किट है वो अक्रॉस द कंट्री गए हैं इन एनजीओस के पास. क्योंकि ये जब स्नेहा चलाती हैं आईना को भुवनेश्वर में. अब स्नेहा ने जब 2 किट लिया है और जब वो भुवनेश्वर में अपने बच्चों के साथ दूसरे स्कूलों में जाके काम करती हैं तो वो फिर इस किट का इस्तेमाल कर सकती हैं. सो I am also reaching out to organizations working in the disability sector to know about this kit. Whether they take it or not is immaterial, but they should know कि ये एक awareness tool है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो but to answer your question, no, the kit currently cannot be played by blind people until it is assistive playing and somebody reads the card out to the blind player. Exactly. ये हमें बहुत जरूरी होता है बताने के लिए ताकि लिसनर्स को क्लियर रहे. तो ये बेसिकली एक सेंसिटाइजेशन प्ले किट है जो आप अपने फैमिली में या अपने स्कूल में दोस्तों को अवेयर कर सकते हैं. लेकिन अभी रिसेंटली जैसे मैडम ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं था इसको बना पाना ब्रेल में या डिजिटली एट द मोमेंट. तो लेटर ऑन इट मे कम इन द डिजिटल फॉर्म विद द ऑडियो थिंग्स एंड स्टफ. तो वी विल वेट फॉर दैट कि वो भी जल्दी से आए क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के पास बहुत लिमिटेड गेम्स है. तो इनिशियली मुझे भी ये लगा था कि शायद आपने ये इंक्लूसिव फॉर डिसेबल्ड है, तो मैंने अपनी टीम में भी बात की थी. तो दे इमीडिएटली सेड कि दैट्स ग्रेट, वी वर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सो वी आर वेटिंग फॉर द शो. तो होपफुली आप आने वाले टाइम पे इस पे भी करेंगी ताकि इसको डिजिटाइजेशन जब होगा दानिश तो वो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो तो मेरे हाथ में ही है. आई विल बी गिविंग ऑल दी ऑडियो. और अब डिजिटाइजेशन में इतना खर्चा हमने गेम किट में किया है, डिजिटाइजेशन में उससे ज्यादा खर्चा लग रहा है क्योंकि कोडिंग का सवाल आ रहा है. लेकिन उसमें ऑडियो का करना मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा. तो वर्क इज अंडर प्रोग्रेस. तो एब्सोल्युटली इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. तो कोई आप बताना चाहेंगे लिसनर्स को कितना टाइम लग सकता है इसको मार्केट में आने में? मैं मार्केट में तो उस तरह से नहीं आएगा. ब्लाइंड पीपल मतलब आप जब आपसे लोग डायरेक्ट लेना शुरू करेंगे जी, तो ये दानिश कोशिश कर रही हूँ क्योंकि डिजिटल मीडियम is not my forte. We have hired somebody to do this, but I am trying that it should be ready by the World Disability Day in December. Great. What is so special in the workshop? जो आपकी पेड वर्कशॉप्स है, अगर किसी को करवानी है, किसी को ऑर्गेनाइजेशन में आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं डिसेबिलिटी के ऊपर और हर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है. तो why one has to pay for your workshop? Danish, you have to pay for not my workshop, any workshop, because initially जब हमने त्रिनयनी की स्थापना की थी तो पहले 5-6 साल हर काम फ्री में किया गया. लेकिन मुंबई शहर में अगर आप एक संस्था भी चलाना चाहते हैं, एक छोटा सा ऑफिस भी चलाना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि उस ऑफिस को कम से कम चलाने के पैसे आपको मिले. ये भी बता दूं आपको कि त्रिनयनी अभी भी मैं सिंगल हैंडेडली चलाती हूँ क्योंकि संस्था में एक स्पा चलता है जो विजुअली इम्पेयर्ड मसाज थेरेपिस्ट चलाते हैं, इसलिए 2 ब्लाइंड थेरेपिस्ट एम्प्लॉय हैं हमारे त्रिनयनी के. लेकिन उसके अलावा सिर्फ मैं ही काम करती हूँ और मैं ट्रस्टी होने के नाते संस्था से पैसे नहीं लेती. वर्कशॉप्स को आप मेरा वर्कशॉप क्यों लें, ये प्रश्न अच्छा है. सबसे पहले क्योंकि मैं एक
एंटरटेनर हूँ, रह चुकी हूँ और अभी भी एंटरटेन करती हूँ लोगों को अपने म्यूजिक से। तो मेरे जो वर्कशॉप्स हैं वो थोड़े से द रन ऑफ द मिल्क, मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे वर्कशॉप्स आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग, दे आर ब्राइट। आई यूज अ लॉट ऑफ फिल्म्स, मैं बहुत सारी फिल्में दिखाती हूँ क्योंकि मेरा मकसद होता है कि लोगों तक कहानियां पहुंचाई जाएं, कहानियां जो उनके मन में कहानियां हैं विकलांग लोगों के बारे में उससे अलग हो, ताकि उनका दृष्टिकोण चेंज हो। दानिश, मैंने आपको कहा कि अगर मेरी जो ऑडियंस है जो नॉन डिसेबल्ड है और जिसे डिसेबिलिटी से कोई संपर्क नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते और वो बड़ा नेचुरल है। ये बड़ा नेचुरल है कि मैं विकलांग नहीं हूं, इसलिए मुझे विकलांगता के बारे में नहीं जानना। लेकिन अगर मैं चाहती हूं कि वो विकलांगता के बारे में जाने, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने वर्कशॉप्स को इतना एंटरटेनमेंट, ब्राइट, इंफॉर्मेटिव बनाऊं कि वो मेरी वर्कशॉप में रहें, जब आए और जब निकलें तो कुछ लेकर निकलें। तो फिल्मों का इस्तेमाल, गानों का इस्तेमाल, पपेट्री, तो हम मेरे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें ऑडियो विजुअल और आर्ट्स का बहुत ज्यादा, हम पोस्टर्स, पीडीएफ्स, अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन, जो भी मैं कहना चाहती हूँ मैं फिल्मों, स्पेशली फिल्म में बहुत इस्तेमाल करती हूँ। और हर जो वर्कशॉप होता है मेरा वो अलग होता है। मतलब आज अगर मैंने क्लास 6 और 7 के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप किया है तो वो उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। कल अगर मैं सत्य स्पेशल स्कूल पौंडीचेरी के इंक्लूजन सपोर्ट टीचर्स के लिए वर्कशॉप कर रही हूँ तो वो वर्कशॉप सिर्फ उनके लिए है। परसों अगर कोई वर्कशॉप होगा तो इन 2 वर्कशॉप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं यूज होंगे। तो हर एक वर्कशॉप को मैं अलग तरह से डिजाइन करती हूँ, उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनकी जो बेस है कितना वो जानते हैं उसके हिसाब से, ताकि उनका भी वक्त जाया ना हो और मैं भी उस जो भी जितना भी वक्त वो दे रहे हैं उसमें अपनी बात को कह सकूं। आई कम्प्लीटली एग्री। और हर तभी आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, नई चीजों को भी डाल सकते हैं जब आपको उसकी कुछ कीमत मिले जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ राइट बेस्ड मॉडल, सो वी नीड टू कैरी ऑन। यू आर नॉट वांटिंग टू प्रॉफिट, but you are definitely wanting to feel acknowledged for your work and for your time. Absolutely, yes. And it is necessary nowadays. If everybody is earning, and even if you earn from your profiteering, so there is no harm because you are putting your effort. Absolutely no harm. Absolutely, you are putting no your harm, effort. Absolutely. So I think a lot of for people, example, a lot of people hesitates to say कि मैं profiteering के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर कर रहे हो तो what's wrong? You have right. You have to earn your bread and butter. बिल्कुल दानिश, एक चीज मैं यहाँ बताऊं आपको, बहुत सारी संस्थाएं जो अचानक फोन करके कहते हैं कि मैडम हम एक ये कर रहे हैं और हमें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यू हैव टू पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को लाके आपकी जो टू शो दैट एक डेफ पर्सन है उसके लिए हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तो रोजी रोटी है साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करना, तो उसको तो पैसे मिलने ही चाहिए। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट, एज यू राइटफुली सेड, कि ये जो राइट्स मॉडल है इसको संकीर्ण रूप से ना देखा जाए। It has to be looked into its entirety. And thankfully now we have opportunities, we are earning, so stigma भी तभी जाएगा। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आप कर रही हैं तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कवर करना है, फिर बाद में पता नहीं आप दोबारा कब टाइम दो मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आपने ऑल इंडिया रेडियो पे भी शोज किए जी, यू डिड 3 सीजन्स ऑफ दैट, तो आई थिंक यू माइट हैव अवेयर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में? मैं जानना चाहता हूँ, जब मेन स्ट्रीम मीडिया में हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका क्या असर होता है समाज में? दानिश, जो पहला मुड़ मुड़ के ना देख का जो सीजन हुआ था वो सिर्फ मुंबई के विविध भारती में हुआ था। जो दूसरा सीजन हुआ था वो मुंबई और दिल्ली के विविध भारती में हुआ था, और जो तीसरा सीजन था वो 8 एपिसोड हुए थे 17 शहरों में। Now that was a big breakthrough because we did FM Rainbow, FM Gold और ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती में 17 शहरों में हुआ था। इम्पैक्ट का तो ये कहूँ आपको कि
इम्पैक्ट एक्चुअली पता लगा जब वो थर्ड सीजन खत्म हुआ, क्योंकि मुझे फोन आने लगे, मुझे मेल आने लगे कि क्या हुआ, आपका आ क्यों नहीं रहा. एंड देन आई रियलाइज्ड हाउ मेनी पीपल वर लिसनिंग टू इट. थर्ड सीजन में क्योंकि वो 17 शहरों तक चला गया था, और क्योंकि जयपुर में अगर हो रहा था तो जयपुर के आसपास के, ये मुझे मालूम नहीं था कि क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो था, उसकी पहुंच बहुत ज्यादा थी. जयपुर के छोटे छोटे गांव में भी वो सुनते थे, और मुझे अलग अलग शहरों से कम गांव से ज्यादा फोन आने लगे. मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए कि हम आपका ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. नौकरी के लिए किसी ने बात की, या स्कूलों के बारे में किसी ने बात की, या somebody had some kind of a grievance कि ऐसा हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं. 2-3 फोन आए मुझे थर्ड सीजन में. I remember one person called me from Delhi who works in HR, और उसने कहा, और मुझे आवाजें आ रही थी, उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अभी आपका कार्यक्रम खत्म हुआ है, और मैं बताना चाहता हूँ कि somehow it always comes when I'm driving and I always listen to your program of Bulke Na Dekh, and we are also trying to see how we can talk, get people with the disabilities employed in our company. So impact का ऐसा है कि रेडियो में उस वक्त तो, अब जैसे उड़ान में आई एम श्योर, क्योंकि आपका खुद का वेबसाइट है, यू हैव पीपल कॉलिंग यू, यू हैव पीपल राइटिंग टू यू, बट जस्ट बिकॉज दिस वाज डन ऑन ऑल इंडिया रेडियो, आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोल. एंड आई, क्योंकि अपना फोन, अपना ईमेल आईडी, मैं ही होस्ट थी, मैं ही उसे पोस्ट करती थी, और एक समय बंधा हुआ था, इसीलिए बहुत सारे लोग वुड कॉल मी अप. मेल बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि लोग पढ़ते हैं, फिर गूगल पे सर्च करके उनके कई चीजें होती है जो उनको नहीं पता होती, पता लगती है, फिर अपने जान पहचान में बताते हैं, और नॉट नेसेसरली कि आपको हर कोई ईमेल करे या फोन करे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट इट वाज क्योंकि जो कार्यक्रम था वो क्रॉस डिसेबिलिटी पर था. इनफैक्ट आई रिमेम्बर हमारे जो 8 एपिसोड हुए थे थर्ड सीजन में, 8 एपिसोड के टॉपिक्स बड़े अच्छे थे. डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी एंड स्पोर्ट्स, डिसेबिलिटी एंड एजुकेशन, डिसेबिलिटी एंड एंटरटेनमेंट. तो और आई यूज्ड टू ट्रैवल. मैं जूम रिकॉर्डर लेकर अलग अलग, दिल्ली में जाती थी, बैंगलोर में जाती थी, चेन्नई में जाती थी, और लोगों को रिकॉर्ड करती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज. सो इट वाज a very very interesting radio show on cross disability issue. Exactly. तो एडवोकेसी की मैं बात कर रहा था कि आप एडवोकेसी करते हो, इसकी बहुत जरूरत है इंडिया में. कई ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फील्ड में कर, कोई सेल्फ एडवोकेसी करता है, कोई जुडिशरी एक्टिविज्म करता है, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है एडवोकेसी इंडिया में. वी आर स्कैटर्ड, वी हैव नो यूनिटी. हर बार हमें जुडिशरी से ही मिलता है जब भी कुछ मिलना है. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एंड हाउ वुड यू क्रिटिकली एनालाइज दिस पार्ट? दानिश, एक बात तो तय है कि जितना बड़ा हमारा देश है, वहाँ actual change will only come when policy changes. इसमें तो दो राय नहीं है. लेकिन मुझे लगता है ये जो सेल्फ एडवोकेसी की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे कुछ लोग देखा गया है इस मूवमेंट में, दे आर वेरी गुड विद सेल्फ एडवोकेसी. लेकिन मुझे लगता है कि हर संस्था जो डिसेबिलिटी पर में काम करती है, या हर स्कूल, इवन जो स्पेशल नीड्स स्कूल है, हमें सेल्फ एडवोकेट्स और बहुत सारे बनाने हैं. आप हैं और बहुत सारे ऐसे, वी ऑल नो सम वेरी वेरी वेल नोन सेल्फ एडवोकेट्स इन आवर कंट्री, लेकिन वो भी गिने चुने ही हैं. तो सेल्फ एडवोकेसी इज समथिंग दैट हैज टू बी टॉट, दैट ये नेचुरली नहीं आता है. मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि त्रिनयनी में, जब मैं त्रिनयनी का हर काम मैं अकेली कर रही हूँ, लेकिन हर काम में एक कंसल्टेशन होता है विद our friends with disability. ऐसा कोई, there is nothing. जब game kit भी बन रहा था, every time the game kit happened, we spoke to our friends with disabilities. Do you think this is fine? Is there any change you want? So workshops जब होते हैं, अगर 1 घंटे का workshop है, तो अगर मुझे disabled, अगर कोई self advocate नहीं मिला, तो मैं उसकी फिर एक फिल्म दिखा देती हूँ. लेकिन अगर self advocate है, तो 10 मिनट he has to speak, because people who are disabled are experts by experience. You cannot take that away. So self-advocacy, I think,
बहुत ज्यादा और बढ़नी चाहिए। दूसरी बात ये है कि दानिश, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं या जो परहैप्स कुछ टीचर्स हैं जो अभी भी शायद चैरिटी मोड पर काम कर रहे हैं, डोनेशन मोड पर, वेलफेयर मोड पे काम कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ना दानिश, ये सिर्फ नॉन डिसेबल्ड लोगों पे नहीं आना है, ये बदलाव डिसेबल्ड सेक्टर के बीच में भी आना है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज टू ऑल्सो चेंज देयर एटीट्यूड एंड prepare to be included. I think that's also very important. You also understand that I have to give back to society as a disabled person. Just because I'm disabled doesn't mean I will only receive. I need to give back. So the attitude change also has to come within the disability community. घूम फिर कर कुछ भी आप कर लें, जितने भी लेक्चर्स आप सुने, जहां भी आप जाएं, फाइनली जो लास्ट लाइन होता है लेक्चर का वो यही होता है कि एटीट्यूड चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री, और मैं ये आपको कह सकती हूँ क्योंकि 13-14 साल में त्रिनैनी को मैं चला रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि एडवोकेसी या अवेयरनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे लाने कितना मुश्किल है इस देश में, बिकॉज the general perception is towards welfare and charity. But when you ask somebody to say no, you want it for a workshop. You don't want to run a school for children with disabilities. You run it to run workshops in schools which are not having children with disabilities. So ऐसा नहीं कहूंगी दानिश के बदलाव नहीं आया है। मैं इस क्षेत्र में, मुझे प्राय 30 साल होने को आए हैं और मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। सेल्फ एडवोकेसी भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। आप खुद एक बहुत ही बढ़िया रेडियो शो चला रहे हैं और मैं जानती हूँ that you are a person, individual with visual impairment, and you are seeing to it that you are inviting self advocates, personalities from the disability sector, from the non-disability sector. So lekin we need many more people to be able to speak the human rights model, to speak in a way that is empowering. We need much more to happen, but I will not say कि हो नहीं रहा, हो रहा है, but Danish, attitude change is the most difficult and the most time consuming. सबसे ज्यादा वक्त लगता है किसी की सोच को बदलना, तो उसमें तो वक्त लगेगा ही, लेकिन हमें लगता है कि हमें लगे रहना चाहिए। और आपने मेरा प्रश्न कवर कर लिया। मैं आपसे जानना चाहता कि हैज द चेंज स्टार्टेड कमिंग, तो आपने कहा बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आ रहा है, लेकिन पेस थोड़ा स्लो है, लेकिन वी आर इन द राइट डायरेक्शन, राइट? ओके। तो एक चीज बड़ी फैसिनेटिंग है, आई कंप्लीटली एग्री कि आप जो मूवीज क्रिएट करते हैं, फिल्म क्रिएट करती हैं, शॉर्ट फिल्म, जो आपने इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी किया महाराष्ट्र में, मैंने देखा है कि मैं खुद प्ले लिखता हूँ डिसेबिलिटी के ऊपर। तो एक टाइम था जब लोग अब पक गए हैं थोड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस से, कोई इनोवेशन नहीं है, वही सेम स्टोरी सुनने को मिलती है। तो जैसे आपने कहा कि आप जाती हैं तो आप ऑडियो प्ले करती हैं, मूवीज प्ले करती हैं, तो एक फैसिनेटिंग, जब मैं भी प्ले करता हूँ तो मैंने देखा है लोगों का कि वो ज़्यादा उसे एंजॉय करते हैं क्योंकि कॉमेडी होती है, इमोशंस होते हैं, तो रेदर देन स्पीच मोड से उनको मजा आता है। तो ये जो मूवीज का आइडिया, ये कैसे आपके जहन में आया? किस तरह की शॉर्ट मूवीज आप क्रिएट करती है, कैसे लोग उन्हें देख सकते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा जो आपकी जर्नी में, ये जो आपने इलेक्शन कमिश्नर के साथ काम? दानिश, चीफ, आप जानते हैं कि 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसका थीम ही था टू मेक इट एक्सेसिबल एंड एथिकल। तो एक्सेसिबिलिटी, और उन्होंने काफ़ी काम किया। बॉम्बे से महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से त्रिनैनी को एक फ़ोन आया कि दे हैव टू सेंड समबडी टू दिल्ली to be part of the workshop. There were 2-3 workshops which were held in Delhi to be talking about sweep and the innovations that they had done during the 2019 elections. तो उस वक्त जब उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं जैसे आपने कहा कि क्योंकि मैं हमारा देश बॉलीवुड का देश है दानिश, हमें फिल्मों का शौक है, हम फिल्म देखना चाहते हैं, हम फिल्मों से प्रभावित होते हैं, और इतना होते हैं कि मैं जब वर्कशॉप्स कर रही थी तो मैंने कुछ फिल्म
स्टूडेंट्स के साथ भी वर्कशॉप किया, क्योंकि अगर आप फिल्म बनाओगे किसी विकलांगता के सब्जेक्ट पर, यू नीड टू डू अ प्रॉपर रिसर्च। अदरवाइज ऐसा होता है कि आप वैसी एक स्टीरियोटाइप है लोगों के मन में, और आपने जो दर्शाया है वो गलत, तो जो गलत स्टीरियोटाइप है उसको दोबारा आपने उसको रिटेरेट किया है। तो जो बट ये हम नहीं इनकार कर सकते कि हमारे देश में फिल्मों का एक रिवाज है। तो मेरे लिए जो फिल्मों का जो माध्यम है उसे यूज करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। पहले तो बहुत ही थोड़ा सा ये हो जाती थी कि नहीं अच्छी तरह से बनाना है, बाय दैट आई मीन के पैसे खर्च करके बहुत बनाना है। तो ऐसा नहीं है अब, क्योंकि आपका जो फोन है आपके हाथ में, जो एक HD फोन है, आप फोन से भी फिल्में बना सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज देखती थी जो मुझे लगता था कि अच्छा, इसको अगर ये जो कह रही हैं या ये जो कह रहे हैं या जो हो रहा है, इससे किसी का दृष्टिकोण या स्वभाव या आचरण चेंज हो सकता है, तो मैं इमीडिएटली उसे शूट कर लेती हूँ। और फिर ऑफ कोर्स शूट करने के बाद उसे एडिट करना, उसको सबटाइटलिंग बनाना, उसमें थोड़ा म्यूजिक डालना। एक बात तो तय है दानिश के, और ये मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगी कि NGO अगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चलेगा। आप NGO चला सकते हैं, लेकिन आपका हर काम, आपका हर प्रोडक्ट, आपकी हर सर्विस हैज टू बी प्रोफेशनल एंड फर्स्ट क्लास। उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बेचारे हैं, NGO है, छोटा सा है, चल जाएगा। वो चल जाएगा इज समथिंग आई डोंट बिलीव इन। And I always tell all my friends who run an NGO that if you're doing something, please do it absolutely the way you would do it like a professional outfit. चीफ इलेक्शन ऑफिस महाराष्ट्र से फिर जब उन्होंने कहा कि क्या किया जा सकता है, तो मैंने वेरी नेचुरली कहा कि लेट्स क्रिएट अ फिल्म, एंड द मोटिव ऑफ द फिल्म इज टू इंस्पायर आवर फ्रेंड्स विद डिसेबिलिटी टू कम आउट ऑफ द हाउसेस एंड वोट। यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी दानिश कि 2001 का जो सेंसस हुआ था ना, त्रिनयनी ने एक नेशनल कैंपेन किया था। मतलब कि इट वाज ऑल अक्रॉस द कंट्री, होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, फिल्में बनाई थी, काउंट मी इन कैंपेन किया था, जिसका उद्देश्य था कि इस जनगणना के दौरान अपनों की विकलांगता ना छुपाएं, उनकी भी गिनती करवाएं। और ये कैंपेन हम दोबारा कर रहे हैं, ये जो अभी तो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, 2021 में सेंसस होने की बात है, तो अभी शायद चल रहा है बहुत धीमे से प्रोसेस। तो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के लिए जो फिल्म थी, उसका उद्देश्य था ये कहना कि आप अपने घरों से निकलें और वोट करें, और ECI अपनी तरफ से क्या क्या अकोमोडेशंस कर रही थी उसके बारे में बताना। तो ये फिल्म जो बनी है, ये अगेन क्योंकि त्रिनयनी में हम कोलैब स्क्रिप्टिंग की इस फिल्म की, और फिर हमने ब्रोशर भी बनाए हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। फिल्म भी बनी इंग्लिश, हिंदी और मराठी में। और अभी जो इलेक्शंस हो रहे थे, उसके लिए मैंने उस फिल्म का एक छोटा सा एडिट भी डाल के अपने त्रिनयनी के लिंक्डइन पेज में डाला है। त्रिनयनी हैज प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और लिंक्डइन, और आपके जितने श्रोतागण हैं, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं और इस क्षेत्र में कुछ भी जो अच्छा हो रहा है, हम सब की बात करते हैं। त्रिनयनी का जो पेज है, उसमें अलग अलग लोगों के बारे में बात की जाती है, अलग अलग संस्थाओं के बारे में बात की जाती है। तो ये भी बहुत एक बिल्कुल, क्योंकि इसमें कंपटीशन की बात नहीं है, वी नीड मोर बिल्कुल एंड नहीं मोर है, पीपल टू वर्क, और आवर ऑब्जेक्टिव इज सेम। और आपने एक बात बड़ी खूबसूरत कही कि ये जो कैंपेन था काउंट मी इन, शायद ये कारण था कि बाद में हम रोते रहते हैं कि हमारा डेटा अच्छे से नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी डिसेबिलिटी को छुपा लेते हैं। उसके अलग अलग कारण है कि हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी या क्या होगा। लेकिन आई थिंक जो अगला सेंसस है, जो 1 साल के लिए पोस्टपोन हुआ है कोविड के कारण, तो उसमें हमें कुछ हद तक एक अच्छी पिक्चर क्लियर मिल सकती है, क्योंकि अभी तो कैटेगरीज भी ज़्यादा इंक्लूड हो गई, तो एक बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। और हम सबको ये एफर्ट करनी चाहिए कि लोग बाहर आए और अपनी डिसेबिलिटी को छुपाए ना। तो आपका एक इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था, अंताक्षरी, तो lot of people told me they enjoyed that musical session, उसके बारे में भी बताएं, और थोड़ा सा लिसनर्स को आप बताएं करंटली आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दानिश सॉरी, वो अंताक्षरी का क्या था वो नहीं सुनाई दिया, बीच में बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। जो आपका इवेंट था, म्यूजिकल इवेंट,
तो वो बड़ा फैसिनेटिंग था, पीपल यूज टू एंजॉय दैट लाइक एनीथिंग। तो एक तो उसके बारे में बताएं, और दूसरा हमें आज की डेट में आपके करंटली क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं? जी दानिश, अब ये कोविड और पैंडेमिक के कारण एक इंटरेस्टिंग चीज हमारी ये हुई कि जो हमारे जो इंक्लूसिव मंथली मीटअप हुआ करते थे फिजिकल, जिसमें 25 से ज्यादा हमारी मीटअप्स हुए हैं और अलग अलग तरह के मीटअप्स हुए हैं, जिसमें हर तरह के विकलांगता के लोग आते थे, साथ में जो विकलांग नहीं थे वो भी आते थे, बिकॉज दैट वाज द इंटेंशन टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड पीपल। लेकिन इस लास्ट ईयर 2020 में मैंने बहुत सारे ऑनलाइन मीटअप्स किए, और बहुत आई एम सो हैप्पी टू से दैट क्योंकि ऑनलाइन था इसलिए एक मीटअप मुझे याद है, वी हैड समबडी फ्रॉम लाहौर, वी हैड समबडी फ्रॉम दुबई, वी हैड माय फ्रेंड्स फ्रॉम बॉम्बे। अगर आप बॉम्बे के शहर के बारे में जानते हैं तो फिजिकल मीटअप में हर इंसान नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कोई किसी और लाइन में रह रहा है और अगर मेरा मीटअप बांद्रा में हो रहा है तो वो आना चाहे भी तो कहता है कि बड़ी मुश्किल होती है इफ यू हैव अ प्रोफाउंड डिसेबिलिटी। सो इन मीटअप्स में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े जो वैसे फिजिकल मीटअप्स में नहीं आ सकते। अब क्योंकि मैं गाती हूँ और संगीत के साथ एक संगीत इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय एग्जिस्टेंस, तो संगीत को लेकर काफी मीटअप्स, इनफैक्ट एक अंताक्षरी का तो हमने फिजिकली भी किया था, और फिर हमने लास्ट ईयर दान उत्सव में एक म्यूजिकल एक अंताक्षरी की। हमने एक म्यूजिकल इवेंट किया वेयर आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, ऑल आर्टिस्ट्स। शान का जो लड़का है शुभ ने गाना भेजा, महालक्ष्मी ने गाना भेजा, हमारे बैंगलोर में ऋत्विक हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने एक गाना भेजा। एक लड़की है बंगाल में शिवानी, बहुत अच्छा गाती है, अगेन डिसेबल्ड। सो जो म्यूजिकल था, द आइडिया ऑफ ऑल दैट वी डू एट त्रिनयनी दानिश इज टू हैव अ healthy combination of people with and without disabilities who are showcasing their skills and as a result talking to each other, getting to know each other. आपने impact की बात की। अब इस मीटअप की बारे में आपको मैं बताऊं कि इस मीटअप, और ये बात मुझे बहुत बाद में पता लगी कि इस मीटअप में बहुत सारे लोगों ने they formed friendships and they started meeting even otherwise, and there were also one or two places where एक wheelchair cricket player है हमारे यहाँ बॉम्बे में, जिसे wheelchair cricket player की कोई he needed something, he got it funded from one of the other meetup person जो जिसे वो मिला था मीटअप में। सो बहुत सारे एवेन्यूज खुलते हैं, चैनल्स खुलते हैं जब आप एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये जो बात करने का सिलसिला है ये मैं जारी रख रही हूँ ऑनलाइन इवेंट्स के साथ। बस वही जैसे आपने कहा, सब ऑनलाइन इवेंट्स सब लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं कर पाती, तो सो आई एम वेरी पर्टिकुलर कि लेट्स डू समथिंग वेयर विच इज फोकसिंग ऑन आवर फ्रेंड्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, और ओके दिस टाइम लेट्स डू समथिंग विच इज फोकसिंग ऑन आवर फ्रेंड्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। लास्ट ईयर हमने 5-6 साइन लैंग्वेज वर्कशॉप्स किए वेयर आई इनवाइटेड डेफ इंस्ट्रक्टर्स, a hearing sign language interpreter, and the workshop happened for everybody, it was open to the public, and they were all free. Last year के जितने भी ऑनलाइन इवेंट्स हमने किए और जितने भी अभी भी मैं करूंगी, जो ऑनलाइन इवेंट्स हैं जो लोगों के लिए हैं, उसको they are not for any price fee, they are all free for anybody to join, because that's what I want people to join and get to know each other, talk to each other, have fun together. That's the idea. Absolutely. तो करंटली थोड़ा सा बताएं आपके क्या प्रोजेक्ट्स है, और एक दो चीज हमें बताएं आपके हिसाब से क्या आपको लगता है आज के टाइम पे सोसाइटी का फोकस होना चाहिए फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव। व्हाट आर द इश्यूज, आपको लगता है कि इन इश्यूज पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? करंटली दानिश, वो जो गेम किट है जिससे 3-4 साल लग गए हमें बनाने में, और बहुत ज़्यादा वक्त, एनर्जी, पैसा तो लगा ही, तो और क्योंकि इस लॉकडाउन के समय
जिनके लिए बनाए गए थे, स्पेसिफिकली एकेडमिक कम्युनिटी के लिए बनाए गए थे, स्कूलों के लिए बनाए गए थे। वर्कशॉप्स जो डिजाइन हुए थे वो स्कूलों के लिए हुए थे और वो अभी बंद हैं। तो मेरा सारा जो ध्यान है अभी इसी में है कि किस तरह से इस गेम किट के बारे में लोगों तक सूचना पहुंचाई जाए, लोगों को बताया जाए कि ये अवेलेबल है। अब जैसे आपने कहा, गेम किट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, हमेशा ही विल बी फ्रेश, लेकिन मुझसे जितना हो पा रहा है अभी वो मैं कर रही हूँ। ऑनलाइन इवेंट्स के कुछ यंग वॉलंटियर्स जुड़े हैं मेरे साथ, तो उनके साथ मिलकर कुछ ऑनलाइन इवेंट्स नए शुरू होंगे इन द मंथ ऑफ जून। जहां तक सोसाइटी का सवाल है, दानिश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट इस कोविड लॉकडाउन के समय निकला है, और उसमें डिसेबिलिटी अवेयरनेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक, इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इश्यू अब क्या हो रहा है कि लोग कोविड से जूझ रहे हैं, लोग लॉसेस से जूझ रहे हैं, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो रही है, बिकॉज उन्हें पता लग रहा है दैट जिंदगी, यू नो हाउ क्या, what is the term, not gentle, how fragile life is. So but people are also opening up to the possibilities. I'm feeling slightly sad for our friends with disabilities, our parents with disabilities जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। you know, सारा दिन अगर मैं जानती हूँ ये जब मीटअप होता था कि how people used to wait कि रितिका अब इस महीने क्या करेगी, बिकॉज वो उस महीने उस एक वक्त ही निकलते थे। They used to come out of the houses only that one time for the meetup because of the inaccessibility of the place around. So करने को तो दानिश बहुत है। अगर आपके श्रोतागण जो सुन रहे हैं, अगर हर इंसान अपनी तरह से अपनी जगह पे जो भी वो कर रहा है उसे एक्सेसिबल बना दे, तो लाइफ विल चेंज, बिकॉज ये बूंद बूंद से ही बनता है सागर। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अब करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन हमेशा दूसरों पर निर्भर करना कि वो करेंगे तो होगा, आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। ईच वन ऑफ अस एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री नीड्स टू बी very careful about the privileges that you have, and if you have a privilege, then it is your duty to look after somebody who doesn't have those privileges. It's as simple as that. बिल्कुल, thank you so much ma'am for giving your valuable views and sparing your time. Listeners, आपसे रिक्वेस्ट है, इस गेम किट को आप मंगवाएं, अपनी फैमिली को एजुकेट करें, अपने आस पड़ोस को करें, और जब उनको ये चीज़ें समझ आएंगी वो आपके लिए भी एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर बनाएंगे। तो what you will give will get back. So do contribute, think of this game, do share with your friends this information, have it and play with your friends in your school. So I think change would come. हम जब भी डिसेबिलिटी सेक्टर में, मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि बहुत मेहनत से दिल्ली गवर्नमेंट में हमारे एक्टिविस्ट ने सेपरेट वैक्सीनेशन जो सेंटर हैं वो डिसेबल्ड के लिए बनाए। अब खबरें आ रही हैं कि हेजिटेंसी के कारण लोग बाहर आ नहीं रहे डिसेबल्ड। तो कल को सरकार बोलेगी कि आप इतना शोर मचाते हो, हमने कर भी दिया, आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे, आप हमारी पावर को खराब कर रहे हो, आप हमारी एनर्जी जो यूटिलाइज कर सकते थे, तो वो हमारे मूवमेंट को स्लो डाउन करता। उसी तरह से अगर आप इस गेम किट को नहीं लेंगे, कल को कोई आपके लिए दूसरी नहीं बनाएगा, क्योंकि बोलेंगे कि इसको खरीदता ही नहीं है, तो इस पे इतनी पावर इसके इतनी मैन पावर, इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे लिए आता है, जो अच्छी चीज़ है, उसको हम सपोर्ट करें, फिर और इनोवेशंस हमारे लिए ऐसी आए। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच दानिश, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ये आपका ये जो कार्यक्रम है, मोर पावर टू दिस शो एंड टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो दानव, लाइट ऑफ लाइफ।